amount of heat released amount of heat released amount of heat released amount of heat released when 1 mole of a given compound amount of heat released when 1 mole of a given compound when 1 mole of a given compound is hydrogenated when 1 mole of a given compound is hydrogenated क्लियर। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये वर्ड ही क्लियर नहीं है कि सर हमें तो ये मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता क्या है। बाकी बातें तो हम बाद में करें, पहले इतना बेसिक तो हमें क्लियर हो जाए। तो देखिए पहले लिख लीजिए हाइड्रोजनेशन के सामने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन addition of hydrogen is known as hydrogenation addition of hydrogen is known as हाइड्रोजिनेशन। जब आप किसी में हाइड्रोजन ऐड करते हैं बच्चे तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन। आइए पेन डाउन करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड। नॉर्मली जो आपका हाइड्रोजन है वो उन्हीं में जुड़ता है जिनमें क्या होता है? पाई बॉन्ड। क्या होता है? पाई बॉन्ड। क्लियर? तो इसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं है? अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाहूं, मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं? हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, Na की प्रेजेंस में, Pt की प्रेजेंस में एंड Pd की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। कैटालिस्ट का रोल आप जानते हैं। तो यहां पर होगा क्या कि जो आपका पाई बॉन्ड था वो टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिग्मा में। क्लियर? यानी कि जिन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड था उन पर आकर हाइड्रोजन्स जुड़ जाएंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस में ना कुछ हीट रिलीज होती है। इस प्रोसेस में अगर अपन बात करना चाहें, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड और इसी का ही नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आप बताइए मैंने इसको किसकी साइड जोड़ा है? प्रोडक्ट की साइड। मतलब जब इसमें मैं इतना जोड़ दूंगा तब वो किसके बराबर होगा? रिएक्टेंट के बराबर। तो जब भी आपका प्रोडक्ट की साइड आता है इसका मतलब वो चीज रिलीज हुई है। अगर रिएक्टेंट की साइड ऐड करना पड़े मतलब वो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर? तो जब भी पाई बॉन्ड होता है और आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है हीट की वो रिलीज होती है और उसी को ही कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब बच्चा यहां पर अपने दिमाग में गलत चीजें बना लेता है। उसको लगता है कि ये पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन का होगा तभी ऐसा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए अगर हमारे सामने कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। किस में डबल बॉन्ड है? कार्बन ऑक्सीजन में हमारे सामने यहां पर डबल बॉन्ड है। अगर आप यहां पर भी H2 डालोगे, क्या डालोगे? H2, तो यहां पर भी आपको रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। पाई बॉन्ड जो आपका है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिग्मा में। पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा में, यानी कि जिन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ था अब उनके बॉन्ड किससे बना दीजिए? हाइड्रोजन के साथ। और इस प्रोसेस में भी जो हीट रिलीज होगी उसका नाम होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब हमें करना क्या है? हमें ये जो हीट रिलीज हुई है ना इसी का ही क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो ये तो मैंने आपको पहले समझाया कि हाइड्रोजनेशन होता क्या है। जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। सबसे सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया है। क्लियर? जो भी हीट रिलीज इस प्रोसेस में होगी उसका नाम होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। जब भी क्लास में कोई टॉपिक चले उसको बहुत ही बारीकी से सीखिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा क्वेश्चन कैसा आएगा। आपने पेपर में भी देखा होगा क्वेश्चन के पूछने का अंदाज एकदम चेंज हो गया। कंफर्मेशन से एकदम अलग क्वेश्चन आया। ऐसा डिस्कशन तो क्लास में कभी हुआ ही नहीं था। डेटा दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें रोटेशनल एनर्जी बैरियर कितना है। साफ मिली जनता। सही हो गया? कितने लोगों का? बहुत बढ़िया, एकदम नया क्वेश्चन सही किया आपने। वो पूछे जाने का कारण भी था, आपने काइनेटिक्स पढ़ लिया है।
तो बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी की तरह होता है। आरडीएस अगर आप ग्राफ में पहचान लेते हैं, हर एनर्जी बैरियर आपका आरडीएस नहीं होता, मैक्सिमम वाला। सुलटा दिया है सभी ने। आइए अब हमें ये कंपैरिजन करना है कि जहां पर हीट रिलीज हो रही होगी तो किसमें कम और किसमें ज्यादा। पहले इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार की बातें हमारे सामने की जा सकती। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मैं इसको और दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं। यहां पर हम किसकी बातें करेंगे? एनर्जी की। ठीक है, ये हमारे सामने किसकी बातें होंगी? रिएक्शन प्रोग्रेस। यहां पर हमारे सामने बातें होंगी रिएक्शन प्रोग्रेस। ये क्या सर मुझे ग्राफ याद कर लेने चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ग्राफ याद नहीं करने, बस चीजों में थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिले। जैसे ये आप लोगों के सामने है, कौन? साइक्लोहेक्सीन। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। सही बात है कि नहीं है? आप देखो इसमें डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूं? H2 के साथ, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इसका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। यहां पर आपको हाइड्रोजन जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये लो, मैंने इसमें H2 ऐड कर दिया है। तो ये जो पाई बॉन्ड था, गौर से देखिए, अब ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो चुका है? सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो चुका है। और इस ग्राफ को देखकर बताओ, थोड़ा सा आप काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? कैसा है? एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। तो ये जो हीट रिलीज हुई है ना, इसी का ही नाम क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको क्या कह सकते हैं कि सर ये तो डेल्टा एच है। हम जानते हैं, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, बिल्कुल सही। यहां पर ये डेल्टा एच ही आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। बस आपको साइन इग्नोर कर देना है। क्या इग्नोर कर देना है? साइन। क्योंकि साइन नेगेटिव है तो वो ये बताता है कि रिलीज हुआ है, और पॉजिटिव है मतलब एब्जॉर्ब हुआ है। बस साइन का इतना सा लेना देना है। तो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो इग्नोर करेंगे साइन को, डेटा को, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे। तो ये आपके सामने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सर अब हम जानना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में हीट रिलीज क्यों हुई, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों है। आइए पहले वाले एग्जांपल से समझते हैं। इस रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन में बताओ, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड है कि नहीं है? जो हमने तोड़ा है ये पाई बॉन्ड था। इधर बात करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, जो हमने तोड़ा है। तो हमने रिएक्टेंट की साइड देखो, पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड। प्रोडक्ट की साइड देखो, दोनों ही कौन से बॉन्ड हैं? सिग्मा। यानी कि आपने एक पाई एक सिग्मा तोड़कर दोनों कौन से बॉन्ड बना दिए हैं? सिग्मा बॉन्ड। और आप जानते हैं बॉन्ड जितने स्ट्रांग होंगे एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो आप एक वीक बॉन्ड को तोड़ के एक स्ट्रांग बॉन्ड यहां पर बना रहे हैं, और ऐसा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो आपके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर रिलीज होती है एनर्जी। मतलब ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस ग्राफ से हमें और बेटर क्लियरिटी मिली है कि अच्छा ये आपके किसका एनर्जी लेवल है? रिएक्टेंट का। और ये किसका एनर्जी लेवल है? प्रोडक्ट का। तो जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, और इसी का ही नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आइए और आगे बढ़ते हैं। बस इस ग्राफ का और कोई मतलब नहीं है। अब आपसे ग्राफ से रिलेटेड और कोई बातें नहीं पूछेगा। दूसरी बात हम करते हैं और डेटा के साथ। क्या सर मैं डेटा याद कर लूं? नहीं, डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है। यह आपके सामने साइक्लोहेक्सीन है। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हो, क्या करवाते हो? तो आप बताइए पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिग्मा में। तो अब हो गया कन्वर्ट। क्लियर? क्या मुझे CH बॉन्ड दिखाने चाहिए? नहीं, मर्जी है। क्लियर? इसमें कोई ना कोई अमाउंट एनर्जी रिलीज होगी, और वो होगी 28.6 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। अब सर क्या ये डेटा मैं याद रख लूं? नहीं, मैं इस डेटा से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए इसमें कितना पाई बॉन्ड था? कितना पाई बॉन्ड था? एक। एक पाई बॉन्ड को तोड़कर हमने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? यहां पर
2। तो जाहिर सी बात है यहां पर एनर्जी रिलीज हुई। अब दूसरा हमारे सामने मॉलिक्यूल आ रहा है, जरा इसको भी आप ध्यान से देखिए। ये हमारे सामने साइक्लोहेक्साडाइईन। इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। एक पाई बॉन्ड को सुलटाने के लिए H2 का कितना मोल लगा? 1। तो बताइए 2 पाई बॉन्ड को सुलटाने के लिए 2 मोल, तो यहां पर भी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको चाहिए। रिएक्शन जो आपकी करवाई जा रही है वो किसके साथ करवाई जा रही है? H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। दोनों पाई बॉन्ड आपके सुलट जाएंगे, दोनों पाई बॉन्ड आपके सुलट जाएंगे और यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो रिलीज होगी। अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो इससे ज्यादा होगी या कम होगी? कॉमन सेंस की बात है कि सर जब एक पाई बॉन्ड को सुलटाया तो 28.6 किलो कैलोरी रिलीज हुई है, क्योंकि कितने सिग्मा बने थे यहां पर? 2। और यहां पर कितने बने हैं? एग्जैक्टली। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, और वो अप्रोक्सीमेटली रिलीज होती है 55.4 किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल, ये प्रिंट नहीं हुआ है तो यहां लिख देता हूं, किलो कैलोरी पर मोल। तो इससे क्या पता चला? आप बताइए दोनों में से कौन से में हीट ज्यादा रिलीज हुई? कैसे पता करेंगे हम? क्या हमें डेटा से पता चलेगा? नहीं। इसमें कितने पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हुआ है और इसमें, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स का हाइड्रोजनेशन करोगे हीट उतनी ही। तो ये डेटा क्या बताता है? HOH जिसे आप बोलते हैं हीट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? बस इस डेटा से हमें इतनी सी बात जाननी है, आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया इसका खेल। ठीक है, चलिए एक साथ छापेंगे, आगे बढ़ता हूं मैं, दोनों चीजें आपको एक साथ ही बताऊंगा। कुछ और इसमें हम समझते हैं। मैं आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से बनाकर दे रहा हूं, बताइए ये एल्कीन कैसी है? इसको आप क्या बोलोगे? सिस ब्यूट टू। सही बात है कि नहीं है? दूसरी एल्कीन आप लोगों के सामने ये है, इसका नाम बताइए, ट्रांस ब्यूट टूइन। पक्का? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप बताइए इन दोनों एल्कीन में से विच एल्कीन इज मोर स्टेबल? ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं सर, नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस। तो आप बोलोगे सर ये इनका क्या है? स्टेबिलिटी। सही बात है कि नहीं है? अगर ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, जरा बता दीजिए। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं ऊपर किसको कंपेयर कर दूं? एनर्जी को, तो एनर्जी उल्टी होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। आइए दोस्तों, फिर से आपको एक बार आंखें खोलने की जरूरत यहां पर पड़ेगी। कैसे? इधर ध्यान दीजिए, ये हमारे सामने एल्कीन है, दोनों बना देता हूं मैं, सिस बी एंड ट्रांस बी। ध्यान से सुनते रहिएगा ना, एक्चुअली टॉपिक को समझने पर मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लेंगे जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर मैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। क्लियर? आप बताइए जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा? यहां पर जो आपका पाई बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सही बात है। तो जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहां पर H आकर जुड़ जाएगा, यहां पर H आकर जुड़ गया। आप बताइए अब यहां पर सिस ट्रांस का कोई मतलब रहा क्या? ये आपके सामने क्या था? सिस ब्यूट टू इन, और ये सिंपल क्या बन गया है आप लोगों के सामने? ब्यूटेन। क्या बन गया है? यहां सिस ट्रांस का कोई लोचा ही, क्योंकि उसमें RRC नहीं है, वो GI नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है। बताइए ये कौन है? ये है ट्रांस ब्यूट टूइन। क्लियर? मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं। अगर मैं इसमें हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस अप्लाई कर दूं तो आप बता सकते हैं इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें भी पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और वहां पर कौन जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन्स। आप बताइए इन दोनों रिएक्शंस का प्रोडक्ट सेम है कि अलग अलग है? दोनों का रिएक्टेंट अलग अलग, पर दोनों का प्रोडक्ट पक्का। आप बताइए क्या इसमें भी कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी रिलीज हुई होगी? आप बताइए क्या इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी? और हमें तो यही कंपेयर करना है किस में ज्यादा और किस में, या तो हम रटें चीजों को या थोड़ा सा समझें। तो आइए हम समझने की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप काइनेटिक्स पढ़ चुके हो तो ऐसी बातें
की जा सकती हैं। यहां पर हम किसकी बातें करेंगे? एनर्जी की। पक्का? यहां पर हम किसकी बातें करेंगे? रिएक्शन प्रोग्रेस की। क्या सर मुझे ग्राफ याद करना चाहिए? नहीं, ये काइनेटिक्स जैसे ग्राफ नहीं है जो आपसे पूछे जाएंगे, समझने के लिए। आप बताइए, मैं एनर्जी में लिखूं तो किसको ऊपर लिखूं? सिस को ऊपर लिखूं कि ट्रांस को? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है किसको? सिस ब्यूट टूइन को। अब बताइए, ट्रांस इससे ऊपर जाएगा किससे नीचे आएगा? ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं? क्योंकि हम सर स्टेबिलिटी जानते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी कम है, ये कम स्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, दोनों का प्रोडक्ट तो हाइड्रोजनेशन का सेम है कि अलग अलग है? अब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और जोर डालकर मुझे बताइए, जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये कितनी एनर्जी यहां से यहां तक छोड़कर आएगा? इसको इतनी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। क्लियर? और इसको कितनी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी? इसको इतनी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। तो इसको अपन डेल्टा H1 बोल देते हैं, इसको डेल्टा H2। तो ये आप लोगों के सामने कौन है? डेल्टा H1। और ये आपके सामने कौन है? डेल्टा H2। इग्नोर द साइन, साइन को इग्नोर करो, केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करो। डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2। आप बताइए कौन सा हीट जो है वो ज्यादा रहेगा? किसका? तो आप बोलोगे H1 इज ग्रेटर देन, साइन को मत कंपेयर कीजिए। मान लीजिए एक -28.6 है, एक -20.6 है, तो आप बोलोगे ये वैल्यू ज्यादा होती है। क्लियर? माइनस में जो नंबर छोटा है वो अमाउंट ज्यादा। पर ये साइन बस इतना बता रहा है ये एनर्जी रिलीज हुई है, तो यहां पर साइन का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? बस मैग्नीट्यूड को कंपेयर कीजिए और आपने बिल्कुल सही कंपेयर किया है। तो यहां से आपको क्या निकल कर आया है? आपने एक जुगाड़ ढूंढ लिया है। क्या जुगाड़ ढूंढ लिया है? HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन। बताओ, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये आपके सामने क्या निकल कर आ गए हैं? जुगाड़। मतलब अब आपको इस ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ ने जो समझाना था वो समझा दिया है कि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके हाइड्रोजनेशन में एनर्जी कम रिलीज होगी, ये कम स्टेबल है तो इसके हाइड्रोजनेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब अब आखिरी क्राइटेरिया हमारे सामने आ गया है, HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। नंबर 1 लिखूं मतलब पहले ये चेक कीजिए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? स्टेबिलिटी। ये दो नंबर का मतलब अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएं तो फिर आप स्टेबिलिटी देखिए, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर अलग अलग हैं तो पाई बॉन्ड्स ही आपके HOH डिसाइड करेंगे। HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 पर ये देखिए पाई बॉन्ड्स। अगर पाई बॉन्ड अलग अलग हैं तो वो डिसाइड कर देंगे, और पाई बॉन्ड सेम हो गए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल उसका HOH कम, जो कम स्टेबल उसका HOH। सुलझ गई बातें? चलिए सुलटा दीजिए। क्या हमने यहीं से शुरू किया था? चलिए, ग्राफ का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। ग्राफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि जी हां, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और हम उसी को ही कंपेयर कर रहे हैं। ओनली मैग्नीट्यूड, माइनस का साइन ये बता रहा है एनर्जी रिलीज हुई है। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स में लिखते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस का मतलब कम हो रहा है, तो आपको पहले माइनस का साइन लगाना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली हमें पता है कम हो रहा है, कम होने का मतलब घटेगा। आपसे बोला जाए कितने से घट रहा है तो आप बोलोगे 2 मोलर पर सेकेंड। घट रहा है, वर्ड से क्लियर होगा, कम हो रहा है। और कितने का चेंज है, अब आपको साइन के साथ बताना पड़ेगा कि माइनस का है तो घट रहा है और प्लस का है तो बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए। अगर आप अभी तक की क्लास में आपको 2 बातें समझ में आ गई है
HOH is directly proportional to number of, NaOH is inversely proportional to stability. बस फिर अब किसी का काम, ये रिवीजन में ये 2 पॉइंट आते हैं। लेकिन सर आपने फिर ये इतनी नौटंकी क्यों की? क्योंकि ये नहीं करता तो वो डायरेक्ट पॉइंट आपको कभी चमकते ही, फिर याद रखने पड़ते आपको। याद तो अब भी रखने हैं, पर अब समझ कर। जब चीजें रिलेट हो जाती हैं तो याद रखना आसान होता है। सुलटा दिया है, तो इससे क्या समझ में आया? HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। डेटा ने ये समझाया है। क्या हमें सर ये डेटा याद रख लेना चाहिए? नो, कोई मतलब नहीं है। आपसे क्वेश्चन आएगा कंपेयर HOH, तो आप बताओ फर्स्ट और सेकंड में से किसकी HOH ज्यादा है? तो ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये फर्स्ट हो जाए और ये क्या हो जाए? सेकंड, और मैं आपसे पूछना चाहूं HOH किसका ज्यादा किसका कम, तो आप बोलोगे सेकंड का HOH एज कंपेयर टू, अपने आप में क्वेश्चन बन गया है भाई, खत्म। अगली स्लाइड पर मूव कर जाएं, जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए। जल्दी मतलब जल्दी। अगले टेस्ट की तैयारी लास्ट वीक में शुरू करोगे क्या? तो इस बार की तरह फिर रायता फैलेगा। क्या आपको नहीं पता अगला टेस्ट कब होना है? तो तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। सुलटा दिया है, आइसोमेरिज्म की ELP पूरी सुलटा लेंगे अब धीरे धीरे करके। और एक बार मॉड्यूल और सॉल्व करेंगे आइसोमेरिज्म का, बिना नोट्स पढ़े हुए, बिना नोट्स पढ़े हुए। क्योंकि आपको आज जो पढ़ाया गया है वो जाके 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा अगर तबियत से पढ़ोगे तो। उसके बाद अगर आप 1 घंटा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देते हो तो 45 मिनट्स आपको बैक पोर्शन को रिवाइज करना है। और दोस्त ये हर कोई आपको हर दिन नहीं बताएगा, ये अपनी हैबिट में लेकर आइए। नीट में सिलेक्शन इस बात पर 100% डिपेंड करता है कि आपने चीजों को कितनी बार रिवाइज किया है। दिमाग कम है तो भी चलेगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है तो सही है। और दिमाग कितना भी अच्छा है, प्रैक्टिस नहीं करते हो, टैलेंट सड़ता है इस गलियों में, बता रहा हूं। हर गली में कोई ना कोई टैलेंटेड आदमी है, हर कहानी सुनेगी देखो ऐसे बोलेंगे ये बचपन में बहुत इंटेलिजेंट था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया। इतना दिमाग सब लेके पैदा होते हैं कि कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। पर बात अब खेल दिमाग का नहीं है, बात प्रैक्टिस का है, हार्डवर्क का है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता भाई। आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपके पड़ोसी ये कहेंगे इससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो हमारा बच्चा था, 9th 10th में नंबर देख लो उसके, इवन +2 में देख लो, हाँ तो फिर तुम्हारा बच्चा बन गया ना डॉक्टर। एग्जाम भी तो क्रैक करना, कहना आसान है कि दिमाग तो मेरे पास भी बहुत है, तो चला फिर। सुलटा दिया है,
तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया है। अगर इसको मैं नंबर 1 बोल दूं और इसको मैं नंबर 2 बोल दूं, तो बताओ HOH कंपेयर कर सकते हो? अब इन दोनों में देखो, डेटा मत देखो, इधर इधर देखो, दोनों में पाई बॉन्ड क्या है? और हम जानते हैं थ्योरेटिकली ये ज्यादा और वो कम। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो HOH, और अगर स्टेबिलिटी कम तो HOH। इसका मतलब किसका HOH ज्यादा है? फर्स्ट का, एज कंपेयर टू। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस टाइप के 25 क्वेश्चन कर लोगे तो कोई मतलब नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब मॉड्यूल में आएंगे तब खुद से बनने चाहिए। मैं तो ये भी नहीं लिखवाऊंगा एक्सरसाइज नंबर दिस दिस ये क्वेश्चन कर लो, कुछ नहीं रह गया उस क्वेश्चन में, सुलटा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर HOH। अच्छा, इसके बाद भी है क्या? यही बात दोबारा लिख दी मैंने। क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, कंपेयर HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन, कंपेयर HOH। पांच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपसे बनने चाहिए। पांचवें क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हुई है, थोड़ा सा डेटाबेस है, पूछे जाने के चांसेस उतने ही कम है, पूछे जाने के चांसेस उतने ही कम है क्वेश्चन नंबर 5 के। और अब जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस होंगे क्लास के अंदर। ये साल बच्चों के सिलेक्शन के लिए और भी ज्यादा क्रूशियल रहेगा। जिनके सिलेक्शन हो सकते थे उनके शायद ना हो पाए। ऐसा क्यों बोला मैंने? इधर सुनो, ये सच कह रहा हूं मैं। ये साल जो है ये बहुत ही क्रूशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चा इजीली सेलेक्ट हो सकता था शायद वो सेलेक्ट ना हो पाए, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हम टीचर्स। हम, जी हाँ। आप बोलोगे सर आप कैसे, आपको तो हम भगवान मानते हैं। देखिए, भगवान तो हम आपको भी मानेंगे जब आप डॉक्टर बन जाओगे, पर ऐसा नहीं कि भगवान से गलती कई लोगों को निपटा दोगे आप सॉरी बोल के। क्लियर? तो हम भी कई बार निपटा देते हैं सॉरी बोल के। कैसे? क्योंकि 2025 में जो नीट ने अपना पैटर्न चेंज किया है ना, 2025 में नीट ने जो अपना पैटर्न चेंज किया है, थोड़ा सा लेवल शिफ्ट किया है उसने, उस चक्कर में अब नीट का हर टीचर उटपटांग पढ़ाएगा। उटपटांग कि ये भी पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा कि अगली बार सारे क्वेश्चन बने, और शायद ऐसा पढ़ा देगा कि एक भी ना बने।
मैं मानता हूं लेवल अच्छा हुआ है, पर फिर भी हम पहले भी उसी लेवल पर चल रहे थे। अगर 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं दोस्त, और हम 15 क्वेश्चंस कर ले जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। इस बात को समझिए आप। 18 में से 18 करेंगे, इस जिद में इतना कंटेंट चला जाता है कि 10 भी नहीं होते। बच्चा गिव अप कर देता है, नोटबुक साइड में फेंक देता है कि कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब टीचर की जो एक्सपर्टीज है ना, वो काम आएगी कि वो सब्जेक्ट को कितना जानता है, कितना डिलीवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बजाय कि क्वेश्चन नंबर 5। पर अब क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। बताइए पहले वाले में क्या आप बता पाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, और इसमें देखो जो रिवीजन करके गया है तुरंत सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो बताइए एचओएच किसकी ज्यादा रहेगी? 1 की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू। आप बताइए क्या आपने यहां स्टेबिलिटी देखा? नो। स्टेबिलिटी तो कब देखेंगे, जब पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे। नंबर 1 पर क्या है? नंबर ऑफ। एग्जैक्टली। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, और इसमें भी कितने पाई बॉन्ड हैं? तो अब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। नंबर 1 डिसाइड नहीं कर पाएगा, नंबर 2 डिसाइड करेगा। आइए पहले मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछ लेता हूं, क्योंकि काफी मेरे दोस्त शायद स्टेबिलिटी का आंसर भी गलत देते। क्वेश्चन नंबर 2 में, विच एल्कीन इज मोर स्टेबल? यस, इसमें क्या है? रेजोनेंस, इट इज रेजोनेंस। पर इसमें नहीं है, क्योंकि बीच में कैसा एटम आ गया बताओ? sp3, और sp3 आ जाएगा तो कॉन्जुकेशन नहीं रहेगा। वैसे भी जुगाड़ से देखो, पाई फिर है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, फिर पाई है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, पर यहां पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स नहीं है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की ज्यादा है। किससे? तो बताओ अब एचओएच किसका ज्यादा होगा? एचओएच सेकंड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो सेकंड में किसने डिसीजन लिया एचओएच का? टेक्निकली रेजोनेंस ने, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्लियर? कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये सारी एप्लीकेशन आखिरी में रखी है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब बताइए इसमें कितना पाई बॉन्ड है, इसमें भी कितना है, और इसमें भी कितना है? सही बात है कि नहीं है? अब पाई बॉन्ड तो सब में क्या है? सेम। देन गो फॉर स्टेबिलिटी। आप बताइए क्या इसमें रेजोनेंस है? क्या इसमें है? क्या उसमें है? तो रेजोनेंस जवाब नहीं देगा। देन गो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। बताइए इसमें कितने अल्फा एच है? दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज, दिस कार्बन इज, एंड दिस कार्बन इज, सॉरी, बिल्कुल सही, ये अल्फा है। तो बताइए कितने अल्फा एच हैं? 3, 3 6, 2 8 और 2, तो यहां पर 10 अल्फा एच है, 10 सी एच बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में। यहां पर बताइए ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन, 2 और 2 4 अल्फा एच आप लोगों के सामने है। यहां पर ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, और ये कार्बन, 3 2 5 और 2 7 अल्फा एच आपके सामने है। तो दोस्तों पहले आप मुझे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए। तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, बिल्कुल सही। उसके बाद सेकंड या थर्ड? थर्ड। उसके बाद अब बताओ एचओएच का ऑर्डर इससे बिल्कुल उल्टा, रटने की जरूरत थी। सबसे ज्यादा फर्स्ट की, फिर अच्छा सबसे सबसे पीछे कौन गया है? अच्छा ये सेकंड है, तो सबसे ज्यादा सेकंड की, उसके बाद थर्ड की, और उसके बाद ये हमारे साथ। अब अगले क्वेश्चन में बताइए जल्दी से, अगले क्वेश्चन में क्या रहेगा बताइए? स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए सबसे पहले, कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन? तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, दिमाग से पैदल लोगों। यहां से यहां सही चला था अल्फा एच का दौर, मजा आ रहा था, काउंट कर रहे थे, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। इसे वैरायटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन ऐसा करा, फिर 5 क्वेश्चन और ऐसे किए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम आखिरी लेवल पर कि गजब समझ में आ रहा है। कद्दू एक हो गया, क्वेश्चन खत्म। एक वैरायटी का, एक वैरायटी का, एक वैरायटी का, एक क्वेश्चन। नंबर ऑफ वैरायटी पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर नहीं। वो तो है मॉड्यूल के अंदर जो कि आपको करने हैं। इसमें कितनी बार बताया, हमेशा आपका ट्रांस ज्यादा स्टेबल एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड,
रिंग के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 8 से 11 तक सिस, और 12 और 12 के बाद ट्रांस। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। इसमें भी कितना पाई बॉन्ड है? एक। और इसमें भी कितना पाई बॉन्ड है? एक। अब एचओएच का ऑर्डर बता दो, तो एचओएच किसका ज्यादा रहेगा? एचओएच किसका ज्यादा रहेगा? सेकंड का, एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो आपसे बनने चाहिए थे। वैरायटी चेंज हो जाएगी नोटबुक के क्वेश्चंस में, ध्यान रखना, इसलिए नोटबुक रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए आप क्या आंसर देना चाहते थे, आप आंसर दीजिए सबसे पहले। इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? इसमें इसमें आपके हिसाब से क्या ऑर्डर आना चाहिए? सबसे ज्यादा फर्स्ट में, फिर ये आपने सोचा। क्लियर? थ्योरेटिकल है, क्या है? थ्योरेटिकल, कि सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर एचओएच डिपेंड करता है, तो इसमें कितने हैं? 3। इसमें और इसमें, बिल्कुल सही। लेकिन आप जब एचओएच का ऑर्डर निकालते हैं तो एचओएच का ऑर्डर ये नहीं आता है। सबसे ज्यादा किसका आता है? सेकंड, फिर आता है फर्स्ट, और फिर आता है थर्ड। इनफैक्ट दिस इज डेटाबेस, और उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये कंपाउंड अब क्या हो चुका है? एरोमेटिक, जिसकी वजह से डेटा चेंज होने लगता है। पर पहले मैं इसको खूब डिटेल में समझाता था, अब कहता हूं कोई मतलब नहीं है। मैं स्टार उन्हीं पर ही रखता हूं जिनको नॉर्मली हमें क्या रखना पड़ता है? याद। डेटाबेस नहीं पूछेगा एग्जामिनर, उसको मालूम है ये 12th लेवल की बात नहीं है, ये 12th लेवल की बात नहीं है, नहीं डिस्कस करता है, तो इसको एक्सप्लेन करने में अपना टाइम जाया हम नहीं करेंगे। इससे बढ़िया वो क्वेश्चंस करेंगे जिनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां पर आपका एचओएच जो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री में हर बात हर जगह वैलिड नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सामने बातें वैलिड होती है। सुलटा दिया है? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। 5 का मैं आधा घंटे डिस्कशन करूंगा, उसके बाद एंड रिजल्ट यही निकलकर आएगा कि डेटाबेस है। तो जब डेटाबेस है तो कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए सर, ध्यान रख लेंगे और पूछे जाने के चांसेस कम है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन। कौन सा रहेगा एप्लीकेशन नंबर? एप्लीकेशन नंबर 3 है दोस्तों, हीट ऑफ कंबसन। इसको इन शॉर्ट किस नाम से जानते हैं? HOC, इन शॉर्ट इसे HOC कहते हैं, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन। क्लियर? थोड़ी देर के लिए पेन डाउन करेंगे और यहां से भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY। अब आपके दिमाग में सबसे पहला पहला सवाल यह आएगा कि आपने एक्स वाई क्यों लिखे? हाइड्रोकार्बन आपने बोला या तो एल्केन होगा या एल्कीन होगा या फिर एल्काइन, क्योंकि आप जानते हैं एल्केन के लिए फॉर्मूला जर्नल अलग होता है, एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए अलग होता है। तो इसलिए मैंने एक सिंपल लिख दिया एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब आप इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबसन रिएक्शन यही तो होती है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो बताइए क्या बनेगा आप लोगों के सामने? एक तो CO2 बनेगा और एक H2O। मैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, साथ में इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं यहां पर बताइए? HOC, हीट ऑफ कंबसन। यानी कि जब किसी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही हम कहते हैं हीट ऑफ कंबसन। और आपने बहुत बार देखा है, जैसे अगर अपन बात करना चाहें आपके घर पे जो आप सुबह सुबह नाश्ता बनाते हो तो उसमें जो किचन में गैस जल रही होती है वो एक हाइड्रोकार्बन है, और आप देखो जैसे जैसे जलती है वैसे वैसे हीट रिलीज होती रहती है। आप स्कूटी बाइक कार जो भी चलाते हो उसमें कौन जलता है? पेट्रोल या डीजल, तो वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन को पर्टिकुलरली जब बर्न करते हो तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ कंबसन। यानी कि ये प्रोसेस भी कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। अब हमारे सामने कई बार बातें आएंगी कंपैरिजन की कि किसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा और किसका हीट ऑफ कंबसन कम। तो ये सबसे पहले देखो, जिस भी आप हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं?
ये जो आपका एनर्जी रिलीज होगा, ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि उस आपके हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ही ज्यादा हीट वहां पर रिलीज होगी। यानी कि सबसे पहले अगर अपन बात करें, HOC हीट ऑफ कंबसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उसका हीट ऑफ कंबसन उतना ही ज्यादा रहेगा। और यह सिंपल सी बात है भाई। आप ऐसे सोचो, 1 लीटर पेट्रोल को जलाओगे तब हीट ज्यादा रिलीज होगी, या 2 लीटर पेट्रोल को जलाओगे तब। और पेट्रोल एक एल्केन होती है जिसमें क्या होते हैं, कार्बन्स। तो जलना किसको है, कार्बन्स को। तो जितने ज्यादा कार्बन जलेंगे हीट उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। पहला पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर अपन बात करें, मान लो कार्बन सेम हो गए तो सर, कार्बन सेम हो गए तो सर, अब आप समझिए किस प्रकार की बातें कर सकते हैं। वापस से मैं आपको लेकर चलता हूं। एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी का। किसका होता है, स्टेबिलिटी का। हम आपको जो पढ़ाते हैं वो उल्टा पढ़ाते हैं। हम आपको जो पढ़ाते हैं वो उल्टा पढ़ाते हैं। हम स्टेबिलिटी से एचओएच बता सॉरी एचओसी बताते हैं। किसे, स्टेबिलिटी से हम बता रहे होते हैं हीट ऑफ कंबसन, बल्कि हीट ऑफ कंबसन से स्टेबिलिटी बताई जाती है। किसे, हीट ऑफ कंबसन से स्टेबिलिटी बताई जाती है। आइए मैं इसको लिंक करता हूं किस प्रकार से। मान लीजिए एक ये फोन है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये मार्कर है। अब मुझे कंपेयर करना है कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम। अब लगाओ आप रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव, कोई मतलब ही क्या सर, ऐसे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते? कर सकते हैं कंपेयर। कैसे, आइए। दो कंपाउंड हमारे सामने हैं, एक कंपाउंड एक्स है और एक कंपाउंड, कोई रिलेशन नहीं इनके बीच में, और मैं अभी भी कंपेयर कर सकता हूं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन। देखो एक यूनिवर्सल फंडा होता है क्या, अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन एक्स में कितनी एनर्जी है ये कैसे पता चलेगा, और वाई में कितनी एनर्जी है ये कैसे पता लगेगा। तो अगर एक्स में कितनी एनर्जी है, आप इसको क्या कर दीजिए, बर्न कर दीजिए। तो जितनी भी एनर्जी होगी वो किसकी फॉर्म में बाहर आ जाएगी, हीट की फॉर्म में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जितनी भी एनर्जी थी हीट की फॉर्म में बाहर आ गई। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितनी हीट रिलीज हुई। तो आपके लेवल पर बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। हम पता कर सकते हैं किसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। इसको भी आप बर्न कीजिए, क्या कीजिए, और इसमें भी क्या रिलीज होगी, हीट। अब दोनों को कंपेयर कर लो। मान लो इसमें हीट क्या रिलीज हुई है, ज्यादा। एक्स को जलाने पर एनर्जी क्या निकली है, इसका मतलब एक्स के पास एनर्जी ज्यादा थी, क्योंकि जितनी भी एनर्जी थी अब वो हीट की फॉर्म में बाहर आ गई। क्लियर। तो इसका मतलब एक्स के पास एनर्जी, अगर एनर्जी ज्यादा थी तो स्टेबिलिटी। तो ये सबसे फंडामेंटल तरीका होता है दो कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का। अब मैं आपको ओरिजिनलिटी बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सर ये कैसे आप लोगों को पता लग जाता है कि यहां सिस ज्यादा स्टेबल है, वहां ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। आइए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। ये बताइए अपनी कौन सी फॉर्म के अंदर है बच्चे, कौन सी फॉर्म के अंदर है, सिस, और ये कौन सी फॉर्म में है, ट्रांस। क्लियर। अब आइए दूसरा, ये आपका किस फॉर्म में है, सिस, और ये किस फॉर्म में है, ट्रांस। ये हमारे साथ। अब अगर हम इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो पहले स्टेबिलिटी का कोई डेटा नहीं आता ऐसे, पहले आता है HOC हीट ऑफ। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम, तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है दोनों को जलाओ। इसके पास जो भी एनर्जी है हीट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, इसके पास जो भी एनर्जी है हीट की फॉर्म में। और जब इन दोनों को जलाया गया तो पाया गया कि इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, और इसमें एनर्जी इसमें एनर्जी कम रिलीज हुई, और इसमें एनर्जी ज्यादा। इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, और इसमें कम रिलीज हुई मतलब इसके पास एनर्जी कम थी। ये डेटा बोल रहा है, यानी कि डेटा ये कह रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और उसकी स्टेबिलिटी, ये डेटा ने बताया। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्या आएंगे, थ्योरेटिकल
कॉन्सेप्ट्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो बाद में आएगा। पहले रिजल्ट आता है केमिस्ट्री के अंदर, हो चुका है। जैसे अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट कि प्लेन क्रैश हो गया है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कैसा क्यों हुआ। पहले रिजल्ट होता है केमिस्ट्री में कि रिजल्ट ये है, ये ज्यादा स्टेबल है, और ये अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिमिलरली जब इन दोनों को बर्न किया गया तो इसमें हीट ज्यादा रिलीज हुई और इसमें हीट कम रिलीज हुई। अब ये रिजल्ट है, ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम। अब कैसे क्यों, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आएगी। तो स्टेबिलिटी हमेशा कहां से आती है, एचओसी से। एचओसी हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है और हम जीवन भर उल्टा करते हैं। हमें स्टेबिलिटी मालूम होती है और हम क्या बताते हैं, एचओसी। तो हम वही थ्योरेटिकल बातें कर पाएंगे जहां पर चीजें एप्लीकेबल होंगी। जैसे मान लो अगर आपको स्टेबिलिटी मालूम हो किसी तरीके से, जैसे इन दोनों की स्टेबिलिटी तो मैं आपको इनडायरेक्टली पहले याद करवा चुका हूं, इन दोनों की स्टेबिलिटी तो मैं आपको डायरेक्टली पहले याद, तो अब आप एचओसी कंपेयर कर सकते हैं। अगर सर ये स्टेबल कम है तो इसमें हीट ऑफ कंबसन, और ये स्टेबल ज्यादा है तो एचओसी कम। अगर ये कम स्टेबल है तो एचओसी मतलब इसको बर्न करने पर हीट ज्यादा रिलीज होगी और इसको बर्न करने पर कम। तो जब आपके सामने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएं, सेम हो जाए, तो फिर आप किसको कंपेयर करने लग जाओगे, बताओ किसको कंपेयर करने लग जाओगे, स्टेबिलिटी। यानी कि एचओसी जो आपकी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले किसको देखना है, नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरे नंबर पर किसको देखना है, स्टेबिलिटी। तो जैसे आप इन दोनों का एचओसी कंपेयर करोगे तो बहुत आसानी से कंपेयर कर पाओगे, बिकॉज आप जानते हैं ये ज्यादा स्टेबल है और ये, हर केमिस्ट को ये पहले डेटा से ही पता चला है, फिर उसने बाद में रीजन दिए कि अच्छा ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पहले एचओसी आती है, बाद में स्टेबिलिटी आती है। कई बार बच्चा सोचता है कैसे कंपेयर कर लेते हैं कि इसमें रेजोनेंस है, इसमें हाइपर है, सब बाद में थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो ये पहले पॉइंट लिख दीजिए, सबसे पहला जबरदस्त है जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, क्या, हीट ऑफ कंबसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आप सीधा स्टेबिलिटी पर जाते हैं और आप साफ पाते हैं अपने आप को। सुलटा दिया है। जब तक किसी भी टॉपिक का बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप चीजें नहीं समझ सकते। अब सुलटा दिया है। आप एक बात देखना, जितने भी हमने स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस किए ना, पहले में एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी कंपेयर किए ना, सब में देखो कार्बन सेम है। देखना आप जाके, आपको लगता होगा कि ये यूं ही सोच सोच के लिखता है, नहीं सोच के लिखता हूं, पर वो सोचता हूं जो घर से पढ़ के आया हूं। रैंडमली एग्जांपल्स नहीं लिए जाते हैं, रायता फैल जाएगा। ठीक है, जब आप डॉक्टर बनेंगे और पेशेंट आएगा, आप खटाखट खटाखट दवाई लिख दोगे, वो ऐसे कई बार सोचेगा तो आपको लगेगा कि ये तो अभी सोच के लिख रहा है, नहीं वो याद कर रहा है कि इसके ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो सेम टू सेम कहानी हमारे पास है। लेकिन सर आप बहुत धड़ल्ले से लिख देते हो, हम तो नहीं लिख पाते। रिवीजन, क्या, रिवीजन। 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद भी जो टॉपिक पढ़ाना है वो पढ़ के आता हूं। सोचो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है बिना पढ़ाई में पढ़ा लूं टॉपिक को, और तुम्हें है कॉन्फिडेंस। तुम बिना पढ़े पेपर देने चले जाते हो कि मुझे तो गजब समझ में आया है, मैं तो सारे क्वेश्चन कर ही दूंगा, बल्कि पढ़ाने वाला खुद पढ़ के आ रहा है, और ये सच्चाई है। क्लियर, जो टीचर नहीं पढ़ के आता वो निपटा देता है। तो लिख दीजिए इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released when 1 mole of a given organic compound, when 1 mole of a given organic compound
when 1 mole of a given organic compound is completely burnt, जला दिया जाए, is completely burnt in the excess of oxygen, is completely burnt in the excess of oxygen. आपने redox पढ़ लिया है क्या? इसी को complete oxidation कहते हैं कि completely क्या कर दिया जाए, ऑक्सीडाइज, मतलब एंड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर बनना चाहिए. तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इसको कंपेयर करने के तरीके. अब आप तैयार हैं? तो जब आप पेपर देने जाएं तो आपको HOC की दो बातें मालूम होनी चाहिए कि इसके तो डायरेक्टली और इसके इनवर्सली. पहले कार्बन की संख्या देखो, फिर क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, खत्म हो गई कहानी. और आप आज कितना भी अच्छा समझ में आया हो, पेपर से पहले रिवाइज नहीं करके गए, क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. कंपेयर HOC, हीट ऑफ कंबसन. एग्जामिनर क्या होता है, डेढ़ शाना, इतना डेढ़ शाना कि अलग अलग तरीके के डायग्राम बनाएगा. बच्चे तो उन डायग्राम को देखकर ही सुलट जाता है. अभी तक के सारे क्वेश्चंस जो आपके सामने आ रहे हैं वो आप कर सकते हो. लीजिए, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे. जल्दी जल्दी सुलटाएंगे. पहले वाले क्वेश्चन में बताएंगे क्या होगा HOC का ऑर्डर. बताओ टोटल कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6. कितने कार्बन है, 6 कार्बन. सही बात है कि नहीं है? इसमें बताओ 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हैं, बताइए. 1
2 3 4 कितने कार्बन हैं? तो HOC सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन, और सबसे ज्यादा पहले में, तो सबसे ज्यादा HOC किसकी होगी? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बताइए, अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें कितने कार्बन है बताओ? 4। इसमें बताओ कितने कार्बन हैं? 4। इसमें बताओ कितने कार्बन हैं? 4। 4 ही तो हैं। इसमें कितने कार्बन हैं? 4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हैं? सेम। कार्बन एटम सेम हो जाए तो फिर स्टेबिलिटी। आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो? बताइए इसमें कितने अल्फा एच है? कितने हैं इसमें अल्फा एच? 2 अल्फा एच। सही बात है कि नहीं है? इसमें कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच है। इसमें कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच हैं। आप देखो धीरे धीरे मैंने अल्फा कार्बन इंडिकेट करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब आप खुद पहचानने लगे ना। हर बार मैं ही बताऊंगा तो आपका दिमाग कहां चल रहा है फिर? इसमें कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच हैं। हाँ, हम इतना जानते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी में सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम है। हम इतना भी जानते हैं कि सेकंड और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ? थर्ड, क्योंकि ये सिस है और वो ओपन चेन वाला है, हमें पहले से मालूम है इसके बारे में। तो बताइए आपके फर्स्ट के बाद कम स्टेबल कौन सा रहेगा? सेकंड, और सेकंड से ज्यादा स्टेबल थर्ड। और याद कीजिए मैंने बोला था कि याद रखना फोर्थ इन सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर? आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता था? डेटा से, क्योंकि मैं इनका एचओएच जानता हूं। क्या जानता हूं? एचओसी, सॉरी, क्या जानता हूं? एचओसी। इसका हीट ऑफ कंबसन सबसे कम है। हीट ऑफ कंबसन सबसे कम, अरे तभी तो स्टेबिलिटी में सबसे आगे है। तो इसका हीट ऑफ कंबसन सबसे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे। तो जब इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, या सेकंड और फोर्थ को कंपेयर किया जाता है, तो आपको अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। भाई इसमें भी अल्फा एच कितने हैं? इसमें भी अल्फा एच कितने हैं? और इसमें भी अल्फा एच कितने हैं? तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो क्या हो गया? सेम। आप सेकंड और थर्ड को तो फिर भी ज्योमेट्री के बेस पर कंपेयर कर पाओगे, एक सिस है और एक, लेकिन फोर्थ को कैसे कंपेयर करोगे? तो फोर्थ को कंपेयर किया जाता है HOC, हीट ऑफ कंबसन। डेटा ये कहता है, फिर आप कहानियां सुनने को मिलती हैं, और मैं कहानियां नहीं सुनाता हूं, मैं सीधा जब डेटा होता है तो डेटा पर ही जाता हूं। तो मैंने आपको बोला था, याद रखिए कि आपके आइसोब्यूटाइलिन की स्टेबिलिटी इन सबसे ज्यादा है। ये आपके सामने कौन है? आइसोब्यूटाइलिन, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानते हैं तो क्या आप HOC का ऑर्डर नहीं बता सकते? हीट ऑफ कंबसन, इसको क्या कर दीजिए? उल्टा। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबसन किसके आएगी बताइए? फर्स्ट। उसके बाद किसके आएगी बताइए? फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद, एक बार रुकिए, आंखें खोलिए, पहले ये आया या पहले वो आया? पहले HOC आई, और फिर क्या आया? स्टेबिलिटी। पर हम उल्टा चलते हैं, पहले हीट ऑफ कंबसन आता है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। और HOC, हीट ऑफ कंबसन, एक डेटा होता है, एक प्रूफ होता है। क्लियर? तो हम चलते उल्टा है। हम क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान से सुनो, हम स्टेबिलिटी से क्या बता रहे हैं? HOC। बल्कि होता क्या है? HOC से स्टेबिलिटी बताई जाती है। पर हम जब थ्योरेटिकली चीजों को पहले याद कर लेते हैं तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप बताइए। यहां पर आपने देखा सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन था? ट्रांस। इधर बताइए, सिस और ट्रांस में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम। आप चेक कर लो, आइसोमर सही। क्लियर? पर इसमें कॉन्फ़िगरेशन डबल बॉन्ड की क्या है बताइए? ट्रांस। और इसमें डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? हम इधर सुनो ध्यान से, हम पहले ही याद कर चुके हैं कि यहां सिस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो आपका सेकंड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट। एक पॉइंट लिखवाया गया था ना, क्या? इन केस ऑफ एंडो साइक्लिक पाई बॉन्ड 8 से 11 मेंबर्ड रिंग में सिस ज्यादा स्टेबल, 12 और 12 के बाद ट्रांस ज्यादा स्टेबल। तो पॉइंट इसीलिए लिखवाया गया था क्योंकि HOC का डेटा हमें मालूम था। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं HOC, तो आप बोलोगे स्टेबिलिटी का उल्टा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है बताइए? फर्स्ट, और फिर सेकंड। टेक्निकली पहले ये आया कि वो आया?
पहले HOC आया, तभी हमें स्टेबिलिटी मालूम हुई। पहले बीमारी आती है या उसकी दवा आती है? बीमारी पहले आती है, दवा तो बाद में बनाई। तो एग्जैक्टली यही है आपके सामने। कोई भी वायरस पहले आता है, उसके बाद उसका एंटीडोट निकल कर आता है। तो ये HOC पहले मालूम होता है, फिर हम स्टेबिलिटी बताते हैं। पर हम यहां तक पहुंचते पहुंचते स्टेबिलिटी पहले याद कर चुके होते हैं, तो हम HOC भी रिलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को तरह देखिए और मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन काफी लोगों को शिकार बनाएगा। पढ़ाने के बावजूद भी जब बच्चा रिवीजन करेगा तो मुझे आके बोलेगा कि सर कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख लिया है, और कहीं आपने गलत तो नहीं पढ़ा दिया है। हालांकि पहला सवाल पहले करेगा, मतलब दूसरा सवाल पहले करेगा, कहीं आपने गलत तो नहीं पढ़ा दिया है। अपने ऊपर कोई डाउट नहीं करता है, पहले दूसरे पर करता है कि कहीं तुमने गलत तो नहीं पढ़ा दिया है हमको। क्योंकि ये क्या है? ट्रांस। और ये क्या है? आप बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? ट्रांस की। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो HOC कम। लेकिन हम HOC का जो डेटा लिखने वाले हैं वो फर्स्ट की ज्यादा, सेकंड की कम। और बच्चा बाहर आके धरने लगेगा, क्योंकि वो भूल जाता है पहले क्या देखने हैं, नंबर ऑफ। अभी तो तरोड़ ताजा है ना, बातें चल रही हैं। क्लियर? यहां पर कितने कार्बन है बताइए? 5। तो ऐसे ऊपर लिख लेना, इसमें 5 कार्बन और इसमें बस, इससे ज्यादा कुछ मत लिखना। इतना लिखने के भी बाद याद नहीं आया तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। क्लियर? पूरा लिख लेते हैं कि इसमें कार्बन देखो पहले, तो ये क्या लिखा हुआ है कि पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही देखे जाते हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको स्टेबिलिटी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? या मैं पहले आपको किसका डेटा दे देता हूं? HOC, हीट ऑफ कंबसन। ध्यान से सुनिएगा, किसका डेटा दे रहा हूं? हीट ऑफ कंबसन। अब आप बोलोगे सर ये तो एक्सपेरिमेंटल है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल। मैं आपको डेटा दूंगा HOC का, फिर आपको स्टेबिलिटी बतानी इस बार, और स्टेबिलिटी में कुछ पॉइंट्स बताने हैं जिसके बेसिस पर हम कंपेयर कर पाए। क्या बोला? पॉइंट्स बताने हैं जिसके बेसिस पर हम कंपेयर कर पाए। ठीक है? हीट ऑफ कंबसन का डेटा यह है कि सबसे ज्यादा पहले वाले की है, उसके बाद दूसरे वाले की है, उसके बाद तीसरे वाले की। आइए अब कैसे कंक्लूजन निकाले जाते हैं जरा वो सीखते हैं। ये डेटा आता है एक केमिस्ट के बाद, अब वो एक्सप्लेन करेगा कि कैसे ये डेटा एक्सप्लेन किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, इसमें कार्बन काउंट करो जल्दी से, कितने हैं? पक्का? इसमें कार्बन काउंट करो जल्दी से, कितने हैं? सही बात है। और नीचे वाले में भी कार्बन कितने हैं? 5। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सभी में क्या है? सेम है। मतलब ये वाले फंडे से एक्सप्लेन नहीं होगा। पर इनमें स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे? हाइपर वाइपर तो कुछ है ही, ये एल्कीन थोड़ी है, तो एल्केन है। अब आपको पता है डेटा ये कह रहा है कि पहले वाले की HOC सबसे और पीछे वाले की HOC सबसे, तो हमें मालूम है इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी। लेकिन हम बताए कैसे, अब चीज को एक्सप्लेन कैसे करें? तो आप क्या बोलोगे? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसे पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहले डेटा आता है, फिर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है। तो आप इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए क्या रहेगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट। तो पहले ये आया, फिर इससे हमने ये इंटरप्रेट किया कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी एल्केन की स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ेगी। ये अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचिंग 1 है और इसमें ब्रांचिंग 2 है। तो पहले डेटा लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है? तो जवाब है चैप्टर एल्केन। चैप्टर एल्केन। ये भी आपके एन पेंटेन एक एल्केन है, ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है। तो एनसीईआरटी थोड़ा अलग तरीके से खेलता है। सुलटा दिया है। तो नोट में क्या लिखेंगे बताओ? इन एल्केन्स विद ब्रांचिंग, इन एल्केन्स विद ब्रांचिंग, इन एल्केन्स विद ब्रांचिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इन एल्केन्स विद ब्रांचिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यानी कि अगर आप आइसोमरिक एल्केन्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, साइड चेन जितनी ज्यादा होंगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि HOC हमारे पास पहले आ चुका है। सुलटा दिया है। चलिए
आगे बढ़ सकते हैं। 2 क्वेश्चंस हम इसमें और करेंगे और देखते हैं आप कितने अच्छे से सुलटा पाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी प्रीवियस नॉलेज पर है, मतलब जो जीवन में आपने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, साइक्लोप्रोपेन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारे सामने है साइक्लोब्यूटेन, साथ के साथ लिखते हुए जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने है साइक्लोपेंटेन। उससे नेक्स्ट हमारे सामने है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है? सारे प्लेनर है? पक्का? तो गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी राक्षसों की, एकदम दिमाग से पैदल। बिल्कुल प्रूव होता है तुम्हारा दिमाग चप्पलों में ही है, और कल की बरसात के बाद चप्पल तुम्हारे बह गए हैं, तो अब तुम बिना दिमाग के बचे हो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताना, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस कार्बन की। sp, अगर एक भी एटम sp3 आ जाए तो कोई मॉलिक्यूल प्लेनर हो सकता है क्या? जैसे दिखा हुआ है उसको देखकर बता रहे, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर मैंने मीथेन को ऐसे लिख दिया तो मीथेन प्लेनर हो गया। कितनी बार बताया, दिस इज स्ट्रक्चरल, इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। नीट 2016 का क्वेश्चन भी पढ़ाया था मैंने आपको, डिस्कशन के टाइम पर ये दिया हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने टिक मार दिया, दिख रहा है प्लेनर। तो जैसे दिख रहा है वो ज्योमेट्री को थोड़ी बता रहा है। क्लियर? तो इनमें से प्लेनर तो कोई भी नहीं है। हम भाई साहब भारी भारी क्वेश्चंस करते रहते हैं, और एग्जामिनर हमको हल्के में छील के चला जाएगा। उसको गलत फहमी है एग्जामिनर को कि मुश्किल बनाऊंगा तो नहीं होगा, अगर आसान भी बनाए तो भी नहीं होगा, पर इतना आसान बना कि सामने वाला एक्सपेक्ट ही ना कर सके। बिल्कुल बेसिक पर गिर के बना, साफ मिलेगा। आइए अब आपको मुझे इसका ऑर्डर बताना है, हीट ऑफ कंबसन। भाई साहब बताओ, हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा 4 का, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, सही बात है। कोई दूसरा ऑर्डर बताना चाह रहा है इसमें? सभी का ऑर्डर यही है, और ये बिल्कुल सही है। कैसे पता किया सर? इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? सही बात है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब मैं आपसे एक और ऑर्डर पूछता हूं, स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। अगर आपके सामने साइक्लोप्रोपेन है, अगर आपके सामने साइक्लोब्यूटेन है, अगर आपके सामने साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्सेन है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? अब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल में करेंगे और यहां से जवाब देंगे तो आप उलझे हुए मिलेंगे। आपने क्या पढ़ा है? सबसे अनस्टेबल रिंग कितने की होती है? 3 की। लेकिन इस डेटा से तो मामला उल्टा आ रहा है। डेटा कह रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कितना होना चाहिए? 3 का। लेकिन हम जानते हैं 3 की तो हाईली, जिन्होंने ऑर्गेनिक पहले पढ़ी है, कई बार सर ने बोला है 3 की रिंग बन रही है अनस्टेबल, तो मामला उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो थोड़ा सा आप भी सर मार्गदर्शन कीजिए इसके अंदर। स्टेबिलिटी 3 से ज्यादा की स्टेबल रिंग 4 की, 4 से ज्यादा की स्टेबल, और 5 से ज्यादा की स्टेबल। अब मन कर रहा है सर आपका कॉलर पकड़ू मैं आके। क्लियर? हालांकि मैं ऐसा करूंगा नहीं, चप्पल तक बात पहुंच चुकी है, कॉलर तक नहीं पहुंची अभी तक ना, कॉलर बचा हुआ टीचर का। तो ये क्या आपने रायता फैलाया? अभी तक जो आप बातें कर रहे थे वो थोड़ी अलग थी, और ये तो एकदम कंट्रोवर्शियल बात कर दी है। पहले आप मानते हैं ऑर्डर तो सही दिया है मैंने, हाँ ये तो हमने याद किया हुआ है। 6 की रिंग सबसे, रिंग एक्सपांशन में भी हम पढ़ते हैं 4 की रिंग 5 में, 5 की रिंग, याद तो आ रहा है कुछ कुछ, पर ये डेटा थोड़ा सा है वो सही नहीं है। आइए मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए ध्यान से।
कई बार मैं भी सुलटा हूं, कई बार आप भी सुलटे होंगे। आप कुछ भी चीज परचेज करने के लिए गए, क्लियर, एक प्रोडक्ट एक्स पूरा यूट्यूब पर रिसर्च करके गए आप लोग। आजकल जब भी आप कहीं जाते हैं तो यूट्यूब पर पहले सर्च कर लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, एवरीथिंग इज पेड, एवरीथिंग इज पेड। मैंने कोई प्रमोशन नहीं करवाया है, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज पेड। ये एक्स है और ये वाई है। हमारा पहला परसेप्शन यहीं से ही बनता है, पहला परसेप्शन यहीं से बनता है, ठीक है। हम देखते हैं, पूरा यूट्यूब पर रिसर्च किया और हमने देखा कि एक्स वाला प्रोडक्ट खरीदना, फोन ही खरीदने गए हैं। क्या खरीदने गए हैं? फोन। और हमने पूरा एक्स सोचा और वहां जाके जैसे ही शोरूम में घुसे, अब उसका काम चलेगा जो सेलर पर्सन बैठा हुआ है, सेल करने वाला आपका ब्रेन वॉश करेगा। क्या करेगा? ब्रेन वॉश। वो बोलेगा सर एक बार आप वाई के बारे में सोचिए तो, अरे सर इसमें ये, उसको तो बात ही नहीं करेगा, इसके ये फायदे, इसके ये फायदे, इसका ये नुकसान, इसका ये नुकसान, इसका। अब आपका मन तो कर रहा है कि मैं बाहर जाके फिर से यूट्यूब पर व्यू देखूं, कि फायदे वाले देख के आया हूं मैं, नुकसान वाले तो देख कर ही नहीं आया हूं। और एक इजी एग्जांपल लेता हूं जिसमें आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप बाइक लेने गए हैं। क्या लेने गए हैं? बाइक। एक एक्स बाइक है और एक, आप माइलेज ओरिएंटेड है। इंडिया के लोग माइलेज ओरिएंटेड ही होते हैं, ये सच्चाई है। जो भी व्हीकल इंडिया में लॉन्च होता है और दूसरे कंट्रीज में लॉन्च होता है ना, दिन रात का फर्क होता है, क्लियर। कोई भी कार लॉन्च होती है ना, तो इंडिया में कम से कम सेफ्टी के साथ आ जाती है, क्योंकि इंडियन मार्केट जाते ही पहले पूछता है कितनी एवरेज देती है, कितने एयरबैग, नहीं पूछते हम। जनसंख्या की हमारे यहाँ कोई टेंशन, निपट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज बताओ, क्लियर। तो आप भाई साहब एक्स की माइलेज पता करके गए कि एक्स वाली बढ़िया बाइक है, लेकिन उसको बेचनी है वाई। वो आपको ऐसे कन्विंस करेगा, सर ये जो है ना 1 लीटर में कितनी जा रही है? 50 किलोमीटर। लेकिन सर इसमें 2 लीटर डालोगे ना, 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर जाती है सर। कितनी लीटर की बात नहीं करेगा सर, ये 50 और ये 80। आपके दिमाग में 50 और 80 ऐसा सेट कर देगा कि आप ये भूली। एक्चुअली क्या ये माइलेज कंपेयर करने का सही तरीका है? वो 80 किलोमीटर जा रही है और ये घर तक आप सोचते जा रहे हैं। कोई पूछेगा नहीं वो 80 किलोमीटर जा रही है, आप ये ही नहीं बोल रहे कितने लीटर में। अगर आज भी आप एवरेज देखो तो 1 लीटर में ये और 2 लीटर में ये, इसका मतलब अभी भी इसका एवरेज खराब है, पर कंपैरिजन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यही यहां पर हुआ है। आपको लगा होगा कि ये भी अब दूसरे टीचर्स जैसा हो गया है, वैसा माहौल नहीं, क्योंकि आपने चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। इसमें कितने कार्बन हैं? कितने कार्बन हैं उसमें, उसमें और उसमें? तो जब कार्बन की संख्या अलग हो तो डायरेक्ट एचओसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट कंपेयर कर रहे थे भाई, डेफिनेटली इसमें कार्बन कितने हैं? 6, तो हीट ज्यादा ही रिलीज होगी। और इसमें कार्बन कितने हैं? तो डेफिनेटली कम ही रिलीज होगी। और आप कंफ्यूज हो गए फिर इस डेटा से स्टेबिलिटी का। तो आप सोचिए, एक बाइक में आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला है और एक में 2 लीटर। अगर माइलेज कंपेयर करना चाहते हैं तो पर लीटर में बात कीजिए, फिर कोई दिक्कत ही, इसमें कितना भी डाला उसमें कितना भी डाला, पर लीटर आप कंपेयर करेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको हमने जलाया, क्या किया? मान लो कितनी हीट रिलीज हुई? एक्स। इसको हमने जलाया तो कितनी हीट रिलीज हुई? इसको जब हमने जलाया तो कितनी हुई? और जब हमने इसको जलाया तो कितनी हुई? डब्ल्यू। अगर कोई मुझसे पूछे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का ऑर्डर क्या होगा, तो डेफिनेटली एक्स से ज्यादा और वाई से ज्यादा और जेड से ज्यादा। बिल्कुल सही है। लेकिन सर आपने नीचे स्टेबिलिटी का ऑर्डर अलग अलग लिखा है, पर अब इससे डायरेक्ट स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं होती, तो फिर कैसे कंपेयर करूं? अरे जितने कार्बन उससे डिवाइड कर दो ना। इसमें कितने कार्बन हैं? x डिवाइडेड बाई 3। अब पर कार्बन आ गया, फर्क नहीं पड़ता कितने कार्बन थे। इसमें कितने कार्बन है? y डिवाइडेड बाई 4। बताइए z डिवाइडेड बाई एंड w डिवाइडेड बाई। अब बताओ किस में कितने कार्बन है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हम तो पर कार्बन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? और पर कार्बन का जो डेटा निकल कर आया, इसका पर कार्बन एचओसी सबसे ज्यादा।
और इसका पर कार्बन HOC सबसे कम, ये ऑर्डर निकल कर आया। तो जब कभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग होते हैं तो कंपैरिजन होता है HOC पर कार्बन से। और पर कार्बन सबसे ज्यादा किसकी है? 3 मेंबर्ड रिंग की। एंगल स्ट्रेन फिर उसका रीजन दिया गया। और पर कार्बन HOC सबसे कम किसकी है? 6 मेंबर्ड रिंग की। ऐसा नहीं है कि गलती आपसे हुई है, गलती आपसे पहले केमिस्ट से भी हो चुकी है जिसका नाम था बेयर्स। आपने पढ़ा होगा काफी लोगों ने, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। उसने भी गलत बता दिया था, डेटा से मैच नहीं हुआ था उसका आंसर। क्लियर? तो यहां पर जो ये डेटा आया है ये डायरेक्ट HOC नहीं है, ये कहां से निकल कर आया है? हीट ऑफ कंबसन पर CH2 यहां से निकल कर आता है जब भी कार्बन की संख्या अलग अलग हो। लेकिन सर इससे पहले तो दड़ा दड़ कंपेयर कर रहे थे। मैंने देखो HOC कंपेयर किया, स्टेबिलिटी नहीं लिखी यहां पर, क्योंकि कार्बन अलग अलग हैं, डेटा ही बताएगा पर कार्बन किसमें क्या है। यहां पर धड़ल्ले से हमने कंपेयर कर दिया स्टेबिलिटी एंड HOC। कितने कार्बन है? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? तो कार्बन सेम है, तो पर CH2 भी क्या रहेगा आपका? कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर भी देखो कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अलग अलग। तो देखो फिर स्टेबिलिटी नहीं लिखी मैंने। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, हर के पीछे लॉजिक होता है, ये केमिस्ट्री है। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी बिल्कुल सही है, पर तुम सोच गलत रहे हो कि इसकी HOC सबसे कम, तो ये सबसे कम स्टेबल क्यों? ये तो सबसे ज्यादा होना, क्योंकि यहां पर कार्बन अलग अलग हैं, तो पर कार्बन बात की गई है। कैसे की गई है? पर कार्बन। इसीलिए 3 मेंबर्ड रिंग सबसे कम स्टेबल होती है। रीजन बाद में निकल कर आएगा, एंगल स्ट्रेन। बाद में हम बात करेंगे क्यों कम स्टेबल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। इसको सुलटाने के बाद आप इस क्वेश्चन को सुलटाएंगे। हर जगह आपको HOC पर कार्बन का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर क्यों डिस्कशन किया? क्योंकि डिस्कशन का मुद्दा है, क्योंकि आपको कई बार स्टेबिलिटी नहीं पता होती है कि कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। 3 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है कि 4 की? 4 की। 4 की ज्यादा स्टेबल होती है कि 5 की? 5 की। 5 की ज्यादा स्टेबल होती है कि 6 की? 6 की। अगर आपको ये बात सही से समझ में आई होगी तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब कार्बन अलग अलग हो तो HOC से स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर होती है? डायरेक्ट या पर कार्बन? दो बाइक्स हैं, एक में 5 लीटर फ्यूल डला हुआ है और एक में 10 लीटर, तो डेफिनेटली कौन दूर जाएगी? 10 लीटर वाली। पर माइलेज किसकी अच्छी है? पर लीटर कंपेयर करो, तो फिर कितना फ्यूल था बाइक में, फर्क ही नहीं पड़ रहा ना दोस्त। तो जब भी आप HOC से स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाहते हैं और कार्बन की संख्या अलग अलग है तो पर कार्बन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट कर पाएंगे क्या आप? पक्का? बताइए फिर कैसे कंपेयर कर पाएंगे? कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? कार्बन की संख्या सेम। अब किस पर डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी। आप बताओ इसमें कितने की रिंग है? 3 की। इसमें? इसमें? और कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा और 5 से ज्यादा? तो अब आप HOC बता सकते हैं। सबसे ज्यादा HOC किसकी होगी? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। ए, दोनों क्वेश्चंस को आंखें खोलकर देखो। इसमें कार्बन कितने थे और इसमें कितने हैं? इसमें कार्बन सभी में सेम है, उसमें कार्बन सब में अलग अलग थे। तो जैसे ही कार्बन सेम हो तो हम स्टेबिलिटी से लिंक कर सकते हैं। और हमें पता है 3 से ज्यादा स्टेबल रिंग 4, और 4 से ज्यादा और 5 से ज्यादा 6। तो ये बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? जिसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वही इस तरीके से कंपेयर कर पाएगा। कार्बन की संख्या सेम तो स्टेबिलिटी से लिंक कर सकते हो। और स्टेबिलिटी जस्ट इससे पहले हमने लर्न किया है कि 3 से ज्यादा स्टेबल 4 की रिंग, 4 से ज्यादा स्टेबल 5 की रिंग और 5 से ज्यादा स्टेबल 6 की रिंग होती है। कई पॉइंट क्लियर हो गया है? तो ये हमारे सामने था हीट ऑफ कंबसन।
हालांकि जिस लेवल पर हम डील करते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, पर हम फिर भी एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मली क्वेश्चंस यहां से रहते ही रहते हैं। इसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोस्तों लगभग हर जगह रहता है। हेडिंग का नाम सुनकर ही आप थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, खुद से 3-4 स्टार लगा देंगे उसके ऊपर। कुछ ने लगा दिया है, मैंने तो बोला ही नहीं है, मैंने तो केवल इतना कहा है कि अगला एप्लीकेशन और भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एप्लीकेशन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एरोमेटिक, कॉमा एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? अपन एंटी एरोमेटिक को इन शॉर्ट क्या लिख देंगे? ए। एंटी एरोमेटिक, इसका भी ए और इसका भी ए। नॉन एरोमेटिक को क्या लिख देंगे? एन ए, एब्रीवेशन के तौर पर। और एरोमेटिक को क्या लिख देंगे? ए, ताकि हमें बार बार पूरा ना लिखना पड़े। एरोमेटिक पर ए, एंटी एरोमेटिक पर ए, नॉन एरोमेटिक पर एन ए। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को। देखो दोस्तों, यहां पर कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है, एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है जिसके बेसिस पर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन कर सके। कोई एक सिंगल है ही नहीं। यानी कि आप एक डेफिनेशन दोगे तो वो कहीं जाकर थोड़ी देर बाद फेल हो जाएगी, दूसरी दोगे तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाएगी। तो हम इनको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे, वो वाली बातें करेंगे जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल है। हालांकि वो कहां फेल होगी आपसे कभी पूछने वाला नहीं है। सबसे बेसिक पर अगर अपन बात करना चाहें तो वर्ड एरोमेटिक निकल कर आया है कहां से? एरोमा से। कहां से? एरोमा से। और इसका मतलब होता है गुड स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब जिनमें खुशबू आती है। खत्म हो गया टॉपिक यहीं पर ही। क्लियर? जिनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं? एरोमेटिक। अब आप बोलो कैसे खत्म हो गया, तो तुम सुनोगे और बता दोगे। बहुत अच्छा, एरोमेटिक। छी, एरोमेटिक नहीं है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ये नाम के हैं, ये काम के। वहां से माहौल सेट कर देता मास्टर, एरोमेटिक, एरोमा नहीं पता चलता भाई। ये कोई पूछने वाला, सीधा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। और कंपाउंड की स्मेल नहीं आएगी, पेपर की स्मेल आएगी। अगर तुमको जिसने पेपर दिया उसने पहले समोसा खाया था तो खुशबू भी समोसे की आ रही होगी। क्लियर? कचौरी खा के आया है तो कचौरी की खुशबू आएगी, कंपाउंड की खुशबू, क्योंकि वो तो पेपर पर बना हुआ आएगा, रियल कंपाउंड थोड़ी आपको दिया जाएगा। तो इस पर हम अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आप एक काम करेंगे, कॉन्जुकेशन अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। पर्टिकुलरली आप पाई, पाई एंड पाई पी, हाइपर नहीं, केवल कॉन्जुकेशन अगर वो अच्छे से आती है तो हम इसको बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। मैं जानता हूं इस बार के टेस्ट पेपर में आपके बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे, बहुत सारे लोग सुलटे होंगे, तो यकीन मानिए सुलटे नहीं है, सुलटाए। आपके कितने मार्क्स आएंगे उसमें मेरा भी कुछ रोल होता है कि मैं पेपर कैसा बनाता हूं। पर आपका भले ही क्वेश्चन गलत हुआ हो, आपको चीज सीखने को मिली है, आप पूछिएगा जरूर। धन्यवाद।